जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए छात्रों, फिर से हम लोग लेके आ गए हैं एक और नई सीरीज़। तो बिल्कुल भी वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे और शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने में क्या रहा। पहला प्रश्न ये है कि माया दीपक नरपंतक भरमी इवे परंत में अलंकार है। देखिए आपको अलंकार से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर हाल में आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे अलंकार से। तो इसलिए इसको हम लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना है। तो प्रिय छात्रों, इसका जवाब दीजिए। माया दीपक नरपंतक भरमी इवे परंत में कौन सा अलंकार है। क्या आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, या फिर रूपक अलंकार हो जाएगा, या श्लेष अलंकार हो जाएगा, या उपमा अलंकार हो जाएगा। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए कल आप लोगों ने बहुत सब तरीका बताए थे। देखिए आपको पहचानने का तरीका क्या है। जैसे रूपक अलंकार को पहचानने का तरीका क्या है कि जो आपका योजक चिन्ह है, ये वाला चिन्ह, ये चिन्ह अगर उसके बाद उस चिन्ह के बाद अगर कोई शब्द आए, उस चिन्ह के बाद अगर शब्द आ जाए, तो उस कोई भी पंक्ति हो, उस पंक्ति में अगर योजक चिन्ह के बाद अगर शब्द आ जाए प्रिय छात्रों, तो आप समझ जाइएगा वो कौन सा अलंकार है, आपका रूपक अलंकार है। तो यहाँ पे भी देखिए कि जो आपका योजक चिन्ह है उसके बाद आपका शब्द आया है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहे और प्रैक्टिस करते चले। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप परफेक्ट होते चले जाइएगा। तो चलते हैं एक के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरे में चलते हैं। देखिए एक के बाद प्रश्न संख्या दूसरे में देखिए हम लोग अलंकार से हम लोग 4-5 क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि आपको ना हर दिन हम लोग अलंकार से 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते रहेंगे ताकि एग्जाम में आपसे वो सवाल छूटे नहीं। पढ़िए प्रिय छात्रों साथ में कि सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर लसत मनु पिए दावानल की ज्वाल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आप लोग बताइए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए आप लोग को ना पहचानने का तरीका बताए थे। क्या बताए थे कि अगर उपमा अलंकार होगा प्रिय छात्रों, क्या उपमा अलंकार, तो उसमें क्या होगा कि जो योजक चिन्ह होगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद या तो सा लिखा रहेगा या सी लिखा रहेगा, इस तरह से लिखा रहेगा आपका किसके बाद, योजक चिन्ह के बाद। तो आपका कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार हो जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि जो यमक अलंकार है, ये यमक अलंकार में क्या पहचानने का तरीका है इसको कि कौन सा यमक अलंकार होगा। उसमें क्या होगा कि एक ही शब्द ना बार बार रिपीट करेगा। यमक अलंकार का क्या पहचान है कि एक ही शब्द बार बार क्या करता है प्रिय छात्रों, रिपीट करेगा। एक ही शब्द बार बार रिपीट करता है आपका यमक अलंकार में। उसके बाद देखिए उत्प्रेक्षा जो अलंकार है ना, इसमें आप लोग को बताए थे कि उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का तरीका क्या है। अगर उसमें मनु लिखा रह जाए, उसमें इव लिखा रह जाए, उसमें जनु लिखा रह जाए, जान मनहू जनहू ज्यों, ये सब अगर लिखा रहे तो आपको वो कौन सा अलंकार हो जाएगा प्रिय छात्रों, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगर आप इस पंक्ति को पढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बाहर लसत मनु, यहाँ पे मनु लिखा हुआ है। तो देखिए ये मनु लिखा हुआ है ना, तो आपको पहचान लेना है कि ये कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये पहचानने का आपका ट्रिक है प्रिय छात्रों। अगर आप उसको अगर पढ़ने जाइएगा, उसको याद करने जाइएगा तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा, इसलिए इन सभी चीज़ों को आप ट्रिक के द्वारा ही आप समझे। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 के बाद 3 में चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न आपका फिर अलंकार से ही है। क्या है कि प्रिया मेरी अब हार विजय क्या, मेरी अब हार विजय क्या, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए क्या आपका यमक अलंकार हो जाएगा, या रूपक हो जाएगा, या श्लेष हो जाएगा, या विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। देखिए आप अगर यहाँ पे नोटिस कीजिएगा ना, क्या है, मेरी अब हार विजय क्या। हार और विजय ये दोनों क्या एक दूसरे का उल्टा है। हार और विजय क्या है मेरे साथ, तो एक दूसरे का उल्टा है। और एक ही पंक्ति में आपका जब अगर क्या हो जाएगा, दो अलग अलग शब्द आ जाएगा और दोनों एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा होगा, दोनों एक दूसरे का खिलाफ करेगा। आपको कल बताए थे बहुत बढ़िया से कि क्या होगा, जैसे यहाँ पे हार है और एक क्या है, जीत है। एक जीता हुआ पार्टी होगा, एक हारा हुआ पार्टी होगा, तो ये एक दूसरे का सपोर्ट थोड़ी ना प्रिय छात्रों करेगा, बल्कि क्या करेगा, एक दूसरे का लोग विरोध करेगा। क्या करेगा, विरोध करेगा। तो जब भी उल्टा शब्द आ जाए समझ जाइएगा वो आपका क्या होगा, विरोधाभास हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, विरोधाभास। ये आपको पहचानने का तरीका बताते हैं, आप लोग को ये पहचानने का तरीका बताते हैं। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 3 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपका क्या बोल रहा है, पढ़िएगा। क्या बोल रहा है कि वर्णों की आवृत्ति को खाली जगह कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति को, यानी अगर वर्ण बार बार आए तो उसको कौन सा अलंकार बोलेंगे। क्या अनुप्रास अलंकार बोलेंगे, या फिर छेकानुप्रास अलंकार बोलेंगे, या फिर लाटानुप्रास अलंकार बोलेंगे, या फिर अंत्यानुप्रास अलंकार बोलेंगे। आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। तो देखिए प्रिय छात्रों, आप सबको पता है कि अगर एक चीज़ क्या होता है, एक वर्ण, और एक क्या होता है शब्द। अगर शब्द बार बार आए तो उसको क्या बोलते हैं, यमक बोलते हैं। अगर शब्द बार बार आए, इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा, शब्द अगर बार बार आए तो उसको कौन सा अलंकार बोलते हैं, यमक अलंकार बोलेंगे। अगर वर्ण बार बार आए तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा प्रिय छात्रों, वो आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इन सभी बातों को भी आप नोट करते हुए चलिएगा, ये पहचानने का तरीका है कि अनुप्रास अलंकार क्या बोलेंगे। किसी पंक्ति में देखेंगे कि बार बार अगर एक ही वर्ण आ रहा है, रिपीट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनुप्रास
अलंकार। अगर किसी पंक्ति में शब्द बार बार रिपीट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, यमक अलंकार बोलेंगे। इन सभी बातों को आप नोट करते हुए चलिएगा। चलते हैं, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में, 4 के बाद 5वां प्रश्न में चलते हैं। देखिए आप लोग को ना अलंकार का इतना प्रैक्टिस करा देंगे ताकि एग्जाम में जो ही आप प्रश्न को देखिएगा ना, आपको लगेगा कि ये तो सर हम लोग को पढ़ाएं, और फौरन आप चुटकी में उसको आप हल करके आ जाइएगा। देखिए क्या है कि मैं परिवर्तन चीर नवीन समय के पंखों पर आसीन, मैं परिवर्तन चीर नवीन समय के पंखों पर आसीन में कौन सा अलंकार है आप पहचानने बोला है। क्या आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, या रूपक हो जाएगा, या उत्प्रेक्षा हो जाएगा, या उपमा हो जाएगा? फटाफट बताइए प्रिय छात्रों, इसमें क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या बोला है कि मैं परिवर्तन चीर नवीन समय के पंखों पर आसीन। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अब मानवीकरण क्यों होगा, आप पंक्ति को पढ़िएगा और समझिए। देखिए पहले ये जान लीजिए कि मानवीकरण अलंकार किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जिसमें ना प्राकृतिक वस्तु हो, यानी प्राकृतिक चीज़ों, जैसे आपका पेड़ हो गया, पौधा, बादल, ये सब जितना भी चीज़ होता है ना, इसमें अगर आप मानवीय भावना अगर आपको देखने लगे, कोई भी प्राकृतिक चीज़ों में अगर मानवीय भावना आपको देखने को मिले तो आप उसको क्या कीजिएगा, आंख बंद करके टिक मार लीजिएगा। कौन सा अलंकार, मानवीकरण अलंकार में टिक मार लीजिएगा प्रिय छात्रों। ध्यान रखिएगा, जैसे क्या बोला है कि मैं परिवर्तन चीर नवीन समय के पंखों पर आसीन, यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि ये प्राकृतिक चीज़ों से, यहाँ पे प्राकृतिक चीज़ों में मानव की भावना आपका यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है। तो ऐसा जब भी पंक्ति आएगा तो आप क्या कर दीजिएगा, मानवीकरण टिक मार दीजिएगा और आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं 5 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 आपका क्या बोल रहा है, ये भी अलंकार है आपका, मंद हंसी मुखचंद जुनहाई में अलंकार है। मंद हंसी मुखचंद जुनहाई में कौन सा अलंकार है? क्या आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, या फिर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, या रूपक हो जाएगा, या सलेस हो जाएगा? देखिए आप लोग को ना रूपक अलंकार को पहचानने का तरीका बताए थे। क्या बताए थे रूपक अलंकार को पहचानने का तरीका, कि अगर योजक चिन्ह रहेगा और योजक चिन्ह के बाद क्या रहेगा प्रिय छात्रों, शब्द रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। लेकिन एक बात को और आप गौर से समझिएगा। देखिए यहाँ पे पढ़िए कि मंद हंसी मुखचंद, मुखचंद को अगर आप देखिएगा समझिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, जो उसका मुख जो है, मुख जो चेहरा जो है वो किसके तरह है, चांद के तरह। मतलब उसका चेहरा किस रूप के तरह है, मतलब रूप यानी तरह, यानी किस तरह है, तो चांद के तरह है। तो आपका रूप क्या हो जाएगा, ये आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा पीछे, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। इस तरह भी आप ध्यान रखिएगा। एक बात और इसको ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि मुख चंद, यानी उसका मुंह जो है वो किसके तरह है, चांद के तरह है। किसके तरह है, किस रूप में उसका मुंह है, तो चांद के रूप में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं 6 के बाद चलते हैं 7वां प्रश्न में। देखिए 7वां प्रश्न ये भी आपका अलंकार से ही है। देखिए अलंकार से आपका ना एग्जाम में कम से कम तो 3, 4, 5 प्रश्न पूछता है हर हाल में। देखिए क्या है कि उन्नत हिमालय के धवल वो सुरसरी यूं टूटती, मनोपयोध से धारा के दुगध धारा छूटती। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब बताइए, आप इतना बड़ा पंक्ति पढ़ने जाइएगा और आप इसका जो नियम कानून है उसको अगर याद रखिएगा तो बताइए एग्जाम में आप कन्फ्यूजन नहीं जाइएगा दोस्तों। तो देखिए आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप पूरे पंक्ति में पढ़िएगा तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, मनो। क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, देखिए आप गौर से देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मनो दिख रहा है। मनो दिख रहा है ना। और आपको बताए थे जो ही आपको ना किसी भी पंक्ति में मनो दिख जाए, इव दिख जाए, मनु दिख जाए, जनु दिख जाए, जान दिख जाए, ये सब चीज़ अगर जो ही दिख जाए वो आपका कौन सा अलंकार हो जाता है, वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। क्या होता है प्रिय छात्रों, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 7 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 8 में चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 8 आपका क्या बोल रहा है। देखिए 8 आप पढ़िए क्या है कि मोहब्बत एक मीठा जहर है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए आप इसको ना अगर ये आप नहीं भी जानते होंगे तो इसको आप देखकर ही टिक मार सकते हैं। क्या बोला है, मोहब्बत एक मीठा जहर है। यहाँ पे आपको प्यार के बारे में बात कर रहा है और जहर के बारे, नफरत के बारे में बात कर रहा है, यानी मोहब्बत के भी बारे में बात कर रहा है और जहर के बारे में बात कर रहा है। तो बताइए एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं प्रिय छात्रों। जब भी एक दूसरे का आपको किसी भी पंक्ति में दिख जाए कि अलग अलग यानी एक दूसरे का उल्टा अगर माना निकल के आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इजीली आपको टिक मार देना है। किसमें, विरोधाभास में। किसमें, विरोधाभास अलंकार में। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। चलिए इसी तरह अगर हम लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, आपका एग्जाम से पहले आप लोग हर हाल में पूरी तरह से तैयार हो जाइएगा। अलंकार से आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। हमको पता है कि अलंकार में थोड़ा बच्चा कन्फ्यूज होता है, लेकिन आप लोग को कन्फ्यूजना नहीं है और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहना है। देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या बोल रहा है, खरा खोटा शब्द में समास बताइए। आपका समास से भी 2 से 3 सवाल बनते हैं हर हाल में। देखिए हम लोग उसी टॉपिक को लेके आएंगे, उन्हीं क्वेश्चनों को लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। उसके अलावा हम लोग इधर उधर कोई भी सवाल लेकर के नहीं आएंगे ताकि आपका वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए क्या है, खरा खोटा शब्द में कौन सा समास है? क्या द्वंद्व समास हो जाएगा, या तत्पुरुष समास हो जाएगा, या बहुव्रीहि समास हो जाएगा, या फिर द्विगु समास हो जाएगा? तो आप सबको पता है
कि द्विगु जिसमें क्या होता है, जिस समास में ना संख्या के बारे में आपको पता चलता है, क्या संख्या के बारे में पता चलता है, वो आपका द्विगु समास में आता है। और बहुवीरी समास के बारे में आप तो जानते ही प्रिय छात्रों कि बहुवीरी समास में क्या होता है आपका, यानी जिसका ना एक से अधिक माना निकल के आता है। और तत्पुरुष में जानते हैं कि उसको आप तोड़िएगा तो उसमें आपका, जब उसको तोड़िएगा तो कारक चिन्ह उसमें निकल के आता है, उससे आप पता कर लेंगे कि वो आपका तत्पुरुष समास है। यहाँ पे क्या आपका खरा खोटा, ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है। जब देखिएगा कि दो शब्द हो, जैसे दिन रात हो गया, अच्छा बुरा हो गया, आपका जब भी दोनों शब्द होगा और बीच में योजक चिन्ह होगा और क्या होगा, दोनों एक दूसरे का उल्टा माना होगा, तो आपका क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद, चलते हैं 9 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 10 में। देखिए 10 आपको क्या बोला है, प्रश्न संख्या 10 बोला है कि कौन सा बहुवीरी समास है। देखिए आपको बहुवीरी समास को याद रखने का तरीका बता रहे हैं। आप क्लास 10th में बहुपद मैथ बनाए थे, तो उसमें एक फॉर्मूला याद रखे थे, क्या, बहुपद, यानी जिसमें बहुत सा पद होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, बहुवीरी। बहुवीरी मतलब यानी जिसका यानी एक से अधिक माना हो, यानी जिसका एक से बहु मतलब यानी एक से अधिक, यानी जिसका क्या होगा, एक से अधिक माना निकल के आएगा ना प्रिय छात्रों, उसको क्या बोलते हैं, बहुवीरी समास बोलते हैं। तो देखिए निसी दिन तो होगा नहीं आपका, ये आपका निसी दिन हो जाता है, द्वंद्व समास में आ जाता है शायद। उसका त्रिभुवन यानी 3, देखिए त्रिभुवन यानी 3, यहाँ पे आपको संख्या पता चल रहा है। उसका देखिए नीलकंठ, अगर आप देखिएगा नीलकंठ देखिएगा, नीलकंठ यानी इससे क्या माना निकल के आएगा, यानी नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, या फिर उसको बोल सकते हैं अर्थात शिव भगवान। कौन, शिव भगवान। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, बहुवीरी समास हो जाएगा। चलते हैं 10 के बाद, चलते हैं 11वां प्रश्न में। 10 के बाद 11वां प्रश्न में देखिए, 10 के बाद 11वां प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि आपकी यात्रा मंगल में हो, किस वाक्य का उदाहरण है। आपकी यात्रा मंगल में हो, आप आज हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी, इस तरह से आप लोग एक दूसरे का मनोकामना करते हैं कि ईश्वर आपकी यात्रा को मंगलमय रखे, अच्छा रखे। तो देखिए इसके लिए आपका कौन सा वाक्य हो जाएगा, क्या आपका संदेहवाचक हो जाएगा, या फिर संकेतवाचक हो जाएगा, या फिर निषेधवाचक हो जाएगा, या फिर इच्छावाचक हो जाएगा। तो देखिए अगर आपका कोई भाई, कोई दोस्त, कोई बहन या फिर कोई भी रिलेटिव आपका अगर कभी सफ़र में जाता है, तो आप यही ना इच्छा करते हैं कि आपकी यात्रा मंगल में हो, आपकी यात्रा अच्छा हो। जैसे आपके परिवार या फिर मैं ही आप लोग के बारे में यही इच्छा करेंगे कि अब मेरे जितने भी सारे प्रिय छात्र हैं सबको इस बार क्या करें, एग्जाम में पास हो जाए। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, इच्छावाचक। क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। इच्छावाचक वाक्य हम आपको गारंटी के साथ बोलते हैं, आप अगर हमारे साथ इसी तरह से लास्ट दिन तक हिंदी की अगर क्लास में जुड़े रहें तो यकीनन आपको बोल रहे हैं, जो 25 नंबर का पूछता है तो आपको ना 25 नंबर में देखिए आपको ऐसा लगेगा एग्जाम में कि बहुत सारा प्रश्न आपका, बहुत क्या मैक्सिमम प्रश्न, मैक्सिमम 20 प्रश्न, 100% का गारंटी नहीं देंगे प्रिय छात्रों, मैक्सिमम 20 प्रश्न आपको यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जो 5 प्रश्न आपका रहता है ना, वो आपका किस में रहता है, गद्यांश से रहता है। कहाँ से, गद्यांश से रहता है। तो हम लोग गद्यांश को नहीं कराते, फिर हम लोग कुछ दिन बाद गद्यांश भी लेके आएंगे, घबराइए मत। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद 11 के बाद चलते हैं 12वां प्रश्न में। 12वां प्रश्न क्या है, आप कल कहाँ गए थे, किस वाक्य का उदाहरण है। आप कल कहाँ गए थे, किस वाक्य का उदाहरण है। क्या निषेधवाचक वाक्य, या फिर इच्छावाचक वाक्य, या संकेतवाचक वाक्य, या फिर प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे आपका ही जितने सारे भी दोस्त कोई भी हो, उसको आप बोलिएगा कि आप कल कहाँ गए थे, तो क्या उसमें आप इच्छा जता रहे हैं या फिर उसको संकेत कर रहे हैं, नहीं, बल्कि उससे अपना प्रश्न कर रहे हैं। उससे आप क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। जैसे आप ही अगर कहीं चले जाते हैं तो आपके मम्मी पापा, भाई बहन, कोई भी आपको क्या बोलता है, कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे, तो आपको क्या करता है, वो आपसे प्रश्न करता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। क्या हो जाएगा ये आपका, प्रश्नवाचक, मतलब यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 12 के बाद चलते हैं 13वां प्रश्न में। देखिए 13वां प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध यानी गलत, कोई एक वाक्य क्या होगा आपका, गलत होगा, उसको आपको ढूंढ करके निकालना है। तो बताइए, वकीलों ने कागजों की जांच की, ये पहला वाक्य। दूसरा क्या है, इत्र में सुगंध है, दूसरा। तीसरा क्या है, वो डाल महीन है, या फिर डी में क्या है, उसने तो हस्ताक्षर कर दिए। बताइए इन चारों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध होगा। तो देखिए प्रिय छात्रों, अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, वो ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे क्या होगा, वो डाल महीन है नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वो डाल पतली है होगा। अगर यहाँ पे लिखा रहता है कि वो डाल पतली है, तब ये भी वाक्य क्या होता, सही हो जाता। लेकिन हम लोग को अशुद्ध ढूंढने बोला था, और अशुद्ध क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद 13 के बाद चलते हैं 14वां प्रश्न में। देखिए हम लोग हर दिन कोशिश करेंगे शाम के 7 बजे आप लोग का किसका, हिंदी का एक वीडियो हर दिन अपलोड हो जाएगा। बस आप लोग हमारे साथ इस तरह जुड़े और मेहनत करते रहें। देखिए मुहावरा है, टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ है।
टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है कि यानी टांग अकरना या फिर अड़चन डालना या फिर प्रभाव डालना या फिर मदद करना। तो देखिए टांग अड़ाना का मुहावरे का क्या अर्थ हो जाता है कि वो आपका अड़चन डालना होता है। क्या होता है? अड़चन डालना। जैसे बहुत ऐसा कंडीशन होता है, जैसे आप अगर पढ़ने बैठ रहे हैं, कोई आकर के आपको वहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप वहाँ पे वो इसका मतलब वो आपको क्या कर रहा है? अड़चन डाल रहा है। तो क्या करना है? इस मुहावरे का माने क्या हो जाएगा मेरे साथ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी टांग अड़ाने का मतलब क्या हो गया? अड़चन डालना हो गया। ठीक है, 14 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 15 में चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 15 आपका क्या है कि आंसू पूछना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंसू पूछना मुहावरे का क्या अर्थ है? क्या दिलासा देना होगा, या बहलाना होगा, या रुलाना होगा, या फिर खिल्ली उड़ाना होगा? देखिए आप किसी का आंसू पूछ रहे हैं, इसका मतलब उसको आप क्या कर रहे हैं? उसको दिलासा दे रहे हैं। उसको आप क्या कर रहे हैं? दिलासा दे रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा मेरे साथ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आप में वो काबिलियत पैदा होनी चाहिए कि आप दूसरे का आंसू को पूछ सके, बल्कि ऐसा काबिलियत नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे को और भी आंसू बहाने वाला नहीं बनाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए प्रिय छात्रों? आंसू पूछने वाला होना चाहिए, ताकि आप किसी को दिलासा दें। ताकि आप अगर किसी को दिलासा देंगे तो वो आपके लिए क्या करेगा? ऊपर वाले से प्रार्थना करेगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 15 के बाद चलते हैं 16वां प्रश्न में। देखिए 16वां प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि अज्ञान शब्द कौन समास है? अज्ञान शब्द में कौन सा समास है? क्या बहुव्रीहि हो जाएगा, या फिर कर्मधारय हो जाएगा, या फिर नग हो जाएगा, या फिर द्वंद्व हो जाएगा? तो देखिए अज्ञान शब्द में ना आपका अगर अज्ञान को देखिएगा तो इसका ना एक और माना निकल के आता है, यानी अज्ञान यानी जिसको कोई ज्ञान ना हो, ऐसा ना होगा? अज्ञान या फिर जिसको कोई ज्ञान ना हो, या फिर उसको बोल सकते हैं कि नकारात्मक ज्ञान, ये भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसका ना एक से अधिक माना निकल के आ रहा है, और आप लोग को बताया था कि जिसका एक से अधिक माना निकल के आएगा उसको क्या बोलते हैं प्रिय छात्रों? उसको बोलते हैं बहुव्रीहि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास बोलते हैं। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आप बार बार अगर प्रैक्टिस करते जाइएगा ना, आपको चीज़ें आसान लगता चले जाएगा। इसलिए हमारे साथ जुड़े और बार बार आप लोग प्रैक्टिस करते चले। तो देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? आपको भाव मतलब यानी फील, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, फीलिंग जिसमें आता है। बोलिए पहाड़ क्या आपका भाववाचक होगा? बिल्कुल नहीं। नदी भी नहीं होगा आपका, राम भी नहीं होगा, बल्कि भाववाचक संज्ञा क्या होगा प्रिय छात्रों? ये बुढ़ापा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुढ़ापा जो है एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 17 के बाद चलते हैं 18वां प्रश्न में। 18वां प्रश्न में प्रिय छात्रों क्या है आपका 18वां प्रश्न कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं हर हाल में, और आप ये भी जान लीजिए कि प्रत्यय किसको बोलते हैं? जो बाद में लगता है। प्रत्यय जो बाद में लगता है और उपसर्ग जो पहले लगता है। तो बताइए वास्तविक शब्द में कौन सा आपका प्रत्यय है? तो देखिए अगर आप वास्तविक को अगर आप इसको संधि विच्छेद कीजिएगा तो कुछ इस तरह से होगा। क्या होगा? वास्तव प्लस इक, इस तरह ही हो जाएगा। वास्तव प्लस इक, तो आपका क्या हो जाएगा? वास्तव प्लस इक। ये वाला इक नहीं होगा, रुकिए प्लीज तो एक सेकंड ओह, वास्तव प्लस ई को, हाँ वास्तव प्लस ई, इस तरह हो जाएगा। वास्तविक आपका क्या हो जाएगा? वास्तव प्लस इक हो जाएगा। तो देखिए इक आपका कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद 18 के बाद चलते हैं 19वां प्रश्न में चलते हैं। 19वां प्रश्न देखिए 19वां प्रश्न क्या बोल रहा है आपका कि संगम शब्द का संधि विच्छेद है। संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? आप संगम शब्द को अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आपका हो जाएगा सम प्लस गम, ये आपका हो जाएगा संगम का हो जाएगा। तो देखिए सम और गम कहाँ पे है? सौ मौ हलंत कहाँ पे है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सी। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते 19 के बाद चलते 20वां प्रश्न और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न क्या बोल रहा है कि तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तुम क्या खा रहे हो? क्या आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा, या फिर प्रश्नवाचक हो जाएगा, या संबंधवाचक हो जाएगा, या निश्चयवाचक हो जाएगा? देखिए आपके घर में अगर कोई छोटा भाई बहन जो भी है, तो अगर कुछ खा रहा है तो उसको आप ये ना पूछते हैं कि तुम क्या खा रहे हो, तो उसको पूछ रहे हैं, इसका मतलब उसको क्या कर रहे हैं? प्रश्न न कर रहे हैं प्रिय छात्रों, उसको आप प्रश्न कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? जब भी अगर देखिएगा क्या हो जाए, क्यों हो जाए, तो इससे समझ जाइएगा कि वो आपका कौन सा है? प्रश्नवाचक है। क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? प्रश्नवाचक। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग बताइए आज हम लोग जो 20 प्रश्न लेके आए, इसमें से आप लोग का कितना हल हो पाया, और आप लोग को आज का सेशन कैसा लगा, कितना अच्छा लगा? इसी तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और प्रैक्टिस करते चलें। देखिए आप लोग प्रैक्टिस करते चलें, यकीनन बोलते हैं आप लोग एग्जाम में अगर इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिएगा, एग्जाम में आप लोग को ऐसा लगेगा कि जिस तरह अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वैसे एग्जाम में भी बैठ के लगेगा वो हम लोग तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। लेकिन आप लोग मेहनत करते चले मेरे छात्रों, ऊपर वाले से यही कामना करेंगे कि आप लोग का हर हाल में इस बार जो एक सरकारी कॉलेज है उसमें आप लोग को एक सीट मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप